नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं जा रहा हूं रिएक्शन देने, वो वीडियो है रिबाहा इमरान का और वीडियो का टाइटल है इंडिया आस्क फ्रांस टू इम्पोज टोटल यूरोपियन बैन ऑन पाकिस्तान। तो ये तो बहुत बड़ी खबर है। खबर तो आप लोगों को पता ही होगी कि भाई इंडिया ने फ्रांस से बोला है कि डिफेंस डील को लेकर, मतलब पूरी तरह बैन नहीं, डिफेंस जो डील है, हथियार खरीदने की जो डील्स होती हैं, उन पर बैन लगाने की गुजारिश भारत ने की है फ्रांस से, यूरोपियन यूनियन में। अब इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, जरा देखते हैं। कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने फ्रांस ने, आपको पता है, यूरोपियन यूनियन का चेयरमैन बने वहाँ पर, ठीक है, कौंसिल में चेयरमैन का औहदा उन्होंने संभाला है। और इंडिया ने फ्रांस को ये कहा है कि वो पाकिस्तान को टोटली तौर पर बैन करें। आप इसको कैसे देखती हैं, क्या कहेंगी? इंडिया जो है वो पहले भी काफ़ी कोशिशें करता रहा है इंटरनेशनल फोरम्स पर कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल अकेला कर दे, और काफ़ी इस तरह की प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से इंडिया की तरफ देखने में आया। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि क्या फ्रांस जो है वो इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को बैन कर देता है या नहीं। वैसे तो फ्रांस की ज़्यादातर अगर हम देखें तो वो भी मुस्लिम कंट्रीज़ की तरफ इतना प्रो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इतना प्रो मुस्लिम्स हमें नज़र नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जिस चीज़ की अहमियत ये है कि पाकिस्तान का इस मौके पर क्या स्टेप लेता है, वो किस तरह से इंटरनेशनली अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, उसकी क्या कोशिशें होती हैं, उसकी क्या स्ट्रेटजी सामने आती है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक पाकिस्तान की स्ट्रेटजी पे भी डिपेंड करता है। और अगर हम पाकिस्तान की फॉरेन स्ट्रेटजी देखें तो वो पिछले कुछ अर्से में अगर हम देखें तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। इंटरनेशनल फोरम्स पर मुस्लिम्स की और पाकिस्तानीज़ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें काफ़ी अच्छी नज़र आती है। तो आई थिंक तो हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे क्या होता है। अच्छा, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो आप इसका पाकिस्तान पर फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट आता है, वो देखने थोड़ा सा आगे आइएगा। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर जो है वो मुश्किलात का सामना तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक जंग है पाकिस्तान, वो भी पहले से लड़ रहा है, और थोड़ी और मुश्किलात जो है वो पाकिस्तान को फेस करनी पड़ सकती हैं। इस हवाले से इकोनॉमिकली भी फेस करनी पड़ सकती हैं और सोशली भी डेफिनेटली। अच्छा हीरा, वैसे भी पाकिस्तान आजकल जो है, जो क्राइसिस आपके सामने है कि इकोनॉमी वाइज भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा वीक जा रहा है, तो आप इसको कैसे देखती हैं कि पहले ही पाकिस्तान की जो हालत है, ऊपर से ये मतलब बैन इम्पोज हो जाना, तो आप इसको कैसे देखती हैं? पहले भी डेफिनेटली आप इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान की डेफिनेटली इस वक्त जो है वो एक क्राइसिस में है। और कोविड के बाद से अगर हम देखें तो इंटरनेशनल इकोनॉमी जो है वो भी कुछ इतनी अच्छी नहीं जा रही। तो डेफिनेटली अगर ये बैन या इस तरह की कोई इम्पोजिशंस होती हैं, ट्रेडिंग पर होती हैं, ये किसी भी हवाले से, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं होगी, और एक और मसला जो है उसका सामना पाकिस्तान को करना पड़ेगा। दैट्स इट। अच्छा, पाकिस्तान क्यों मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बाहर कंट्रीज़ पे डिपेंड करता है, इंपोर्ट पे ज़्यादा फोकस होता है? क्यों नहीं हम अपना सोचते, अपना मतलब मैन्युफैक्चरिंग की जानिब आते और इंपोर्ट को छोड़ के एक्सपोर्ट की जानिब आते? आप क्या कहना चाहेंगे? देखेंगे तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है मैन्युफैक्चरिंग। पाकिस्तान के पास अगर हम देखें तो इतने शायद रिसोर्सेज नहीं है, या मैन्युफैक्चरिंग की तरफ पिछले कुछ अर्से में इतना ध्यान भी नहीं दिया गया। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इस लिहाज से स्टेप लेने चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट को वो ये देखनी चाहिए कि स्मॉल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको फोकस करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो इम्प्रूव हो सके। लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और उसके लिए काफ़ी आई थिंक टाइम रिक्वायर्ड होगा। वो फ्रांस ने चेयरमैनशिप के लिए, आपको पता है, यूरोपियन यूनियन में उसको चेयरमैनशिप मिली है, ठीक है, और उसने, इंडिया ने उनको ये कहा है फ्रांस को कि पाकिस्तान को टोटली तौर पे बैन करना चाहिए एज अ ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? देखें, इससे पहले मुझे लग रहा है शायद रिबाहा को पूरी तरह बात पता नहीं है। शायद जहाँ तक मुझे याद है या जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि ये डिफेंस डील को लेकर बैन करने की बात हो रही है, पूरी तरह से बैन करने की बात नहीं हो रही है। तो ये थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन है। ये डिफेंस डील को लेकर हुई है कि भाई हथियार खरीदने पर बैन लगाया जाए, यूरोपियन यूनियन के जिन जिन देशों से पाकिस्तान हथियार खरीदता है वहां पर बैन लगाया जाए। तो ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से बैन लगेगा, जहां तक मेरी जानकारी है। फ्रांस स्टेप ले, इससे पहले पाकिस्तान को स्टेप ले लेना चाहिए, क्योंकि जो फ्रांस ने किया हमारे साथ, और हमारे पाक नबी के वाले से अगर बात की जाए, उनके वाले से उन्होंने जो तौहीन की है, तो हमें ये लगता है कि फ्रांस को बैन करना चाहिए हमें, ना कि वो हमें बैन करें। इससे अच्छा हम उनके मुंह पे पहले चपेट मार दें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा सर, अगर ये पॉसिबिलिटी होती है कि इंडिया ने जो कहा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं सर कि जो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी इसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट जाएगा? इम्पैक्ट तो आपको पता है कि पाकिस्तान पे हर चीज़ का बुरा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम
हर किसी का कर्जदार है पहली बात, और हर किसी पे डिपेंड है, तो इम्पैक्ट तो बुरा ही है, लेकिन इससे पहले वो स्टेप हमें ले लेने चाहिए। अच्छा सर, हम क्यों किसी कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं? हम क्यों नहीं अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर तवज्जो करके इंपोर्ट को छोड़ के एक्सपोर्ट की जानिब आ जाते हैं? देखें, जिस दिन हम आपस में लड़ना छोड़ देंगे ना, कुर्सी के पीछे लड़ना छोड़ देंगे, उस दिन हम बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हम खुद भी सही नहीं है। हम 2 रुपए की कोई चीज़ लेते हैं ना, तो हमारा ये है कि हम रैपर उसको ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे जैसे हमारे अब्बा जी का घर है, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें खुद भी अपने तौर पे भी कोशिश करनी चाहिए बेहतर से बेहतरीन की, ना कि हम डिपेंड रहे लोगों पे, हम लोग डिपेंड रहें अपने आला अदलियात पे और इन पे पॉलिटिक्स पे। तो ये सारे कुर्सी का मामला है, कुर्सी सही हो जाए तो फिर सब कुछ सही हो जाए। अच्छा, ये मैं आपसे ही खबर सुन रहा हूँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है, लेकिन अगर इंडिया ने वाकई ही ऐसा कहा है तो मैं नहीं समझता कि उसके कहने से फ्रांस इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करेगा और हमें जो उनसे बैन कर देगा, पाकिस्तान को बैन कर देगा। ऐसे किसी के कहने पे तो नहीं बैन हो सकता। पहले ये क्रिकेट की बात आई थी, जब क्रिकेट का चेयरमैन बना था इंडिया, ठीक है, तो तब भी ये था जी पाकिस्तान बैन हो जाएगा। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क है, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, किसी दूसरे मुल्क के कहने से बैन नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत सी पावर्स काम कर रही हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं जो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस करते हैं। अगर इंडिया ने कह दिया फ्रांस मान लेगा, ऐसा नामुमकिन है। अच्छा, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी हो जाती है, इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो आप इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले टाइम पे पाकिस्तान? मैं तो आपको यही कहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होगा ही नहीं, लेकिन अगर हो जाता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी बात होगी, बहुत अफसोसनाक खबर होगी और पाकिस्तान को इसका बहुत नुकसान होगा। अच्छा, वही हम देखें कि हम जो है जिस तरह वो हमें मतलब जिस तरह इंडिया ने भी फ्रांस को कहा, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो हमें, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब बात यहाँ पे आ जाती है सुहेब कि हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ क्यों नहीं खुद चीज़ें बनाते, इस मतलब दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं। हमें खुद बनानी चाहिए चीज़ें, ताकि हम जो है किसी मुल्क पे डिपेंड ना करें, अपने मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग करें और इंपोर्ट को छोड़ के एक्सपोर्ट की जाने पर। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। एक चीज़ आगे बढ़ने से पहले मैं क्लियर कर दूं कि एक बात तो ये भाई ने सही कही है कि किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि भारत ने कह दिया फ्रांस से तो फ्रांस कर ही देगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी है और फ्रांस को भी देखना है, हमें भी देखनी है। हमारा काम है वो हम करते हैं, हम अपनी तरफ से सोचते हैं, फ्रांस अपने हिसाब से सोचता है। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा और सिर्फ डिफेंस वाले के लिए बात की गई है, तो हो सकता है सिर्फ डिफेंस के लिए हो जाए, न भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रांस के ऊपर डिपेंड करता है, यूरोपियन यूनियन के ऊपर डिपेंड करता है। हमने अपना प्रस्ताव दिया है कि भाई हमारा जो विचार है वो ये कहता है, बाकी मानना ना मानना उनके ऊपर है। ये तो कोई पहली बात। दूसरी बात ये हो गई कि ये जो बात कह रहे हैं कि भाई नुकसान की, तो जो पहले वाले भाई साहब ने कहा ना कि भाई नबी का अपमान किया, ये किया, देखिए ये तो गलत है कि आप किसी भी धर्म का अपमान करें, किसी भी धर्म के लोगों का अपमान करें, ये गलत है। लेकिन दूसरी तरफ मान लीजिए फ्रांस ने कर दिया, ठीक है, 58 मुल्क हैं मुसलमानों के, इस्लामिक कंट्रीज 58 हैं। आपने कभी ये सोचा है, मैं पाकिस्तान के लोगों से कहता हूं, आपने कभी ये सोचा है कि कौन कौन से देश उसके खिलाफ हैं? आपको इक्का दुक्का तुर्की और बस पाकिस्तान मिलेगा, और तुर्की ने भी अब बहुत शांत हो गया हो, क्योंकि उसके भी बिजनेस चलते हैं, बहुत सारी चीजें चलती हैं। पाकिस्तान का आपका भी बिजनेस चल रहा था यूरोपियन यूनियन में, और आपका फ्रांस के साथ भी बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन आप लोगों ने ऐसा करके ना अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी पे दे मारा है, बिजनेस बंद हो चुका है वहां से, तो आप लोग अपना नुकसान करा रहे हो। तो पहले ये देखो कि जिस चीज को लेकर आप खड़े हो, क्या उसमें आपको किसी और आपके जो दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका साथ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको चौधरी बनने की क्या जरूरत है? नुकसान किसका हो रहा है? इकोनॉमी किसकी खराब जा रही है? लोगों के कारोबार किसके ठप हो रहे हैं? पाकिस्तान के, न कि सऊदी अरब के हो रहे हैं, न कि यूएई के हो रहे हैं, न ओमान के हो रहे हैं, न जो बाकी दूसरे जो मुल्क हैं, न तुर्की के हो रहे हैं, जितने दूसरे मुस्लिम कंट्रीज हैं, किसी का नहीं हो रहा कुछ। नुकसान सिर्फ आपका हो रहा है। तो कभी इस नजरिए से भी सोचिए। क्वेश्चन है, ये एक ऑथेंटिक क्वेश्चन है और इसका जवाब मैं यही दूंगा, इस मामले में पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है। पाकिस्तान सरासर नुकसान में जा रहा है अपने फैसलों की वजह से, अपने इंटरनल मैटर्स को नहीं ठीक कर पा रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो उनसे मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में बहुत पीछे है।
देखिए, सबसे पहले तो आप रीज़न्स देख लें कि इंडिया ने क्यों कहा है बैन करने का। एक तो हम फाइनेंशियली इतने डिटोरिएट हो गए हैं कि हमारी कोई से नहीं है। अब इंडिया हर जगह में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से प्रेशराइज कर रहा है, पूरी दुनिया को प्रेशराइज कर रहा है। बहुत और इश्यूज़ में, इवन पाकिस्तान के इंटरनल मामलात में वो बैन वगैरह लगवाने के चक्करों में है। तो हमें अपने आप को भी ठीक करना होगा शायद। एक तो जो हमारी बैन आउटफिट्स हैं, जैसे बहुत सी कलअदम तंजीमें हैं या हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, उनको ख़त्म करना चाहिए और हमें अभी दुनिया के साथ चलना होगा। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी एक स्टेट कायम कर लें पूरी दुनिया में और हम अपनी मर्ज़ी से चलें। हमें इंटरनेशनल रूल्स को और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ के उन चीज़ों के साथ ही हमें चलना होगा। तो ये वो है मेरा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इम्प्लीमेंटेशन अगर ये हो जाती है, इस बात पे इंडिया की इस बात पे इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, तो सर आप इसको कैसे देखते हैं कि इसका पाकिस्तान पर फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ऑफ कोर्स इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक तो हम पे काफ़ी जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल से लेके फूड आइटम, जितनी भी एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएंगी और हमारे फॉरेन रिजर्व्स में बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी हम बहुत डाउनफॉल आ जाएगा और हम ऑलरेडी एक मुश्किल हालात में हैं। तो मज़ीद सैंक्शंस, मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कमज़ोर मईशत इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है। सर सेंशंस पे सेंशंस लगने का मतलब ये है कि और आपका जो मुल्क है वो थोड़ा सा वीक होता जाता है इकोनॉमी वाइज और काफ़ी चीज़ों के हवाले से जो है ना कमज़ोर होता है। तो सर आप इसको कैसे देखते हैं? ऑफ कोर्स जितने अब देखें, हमें ये रीज़न फाइंड आउट करना है कि ये सैंक्शंस हम पे ही क्यों लगते हैं, क्या वजह है। सर हमें चाहिए ना कि हम मेहनत करें थोड़ा। हमारे अंदर शायद कुछ गलतियां हैं या हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे, इस वजह से सारी दुनिया हम पे सैंक्शंस लगा रही है। जिसका जो दिल करे हमारे साथ वो बिहेव कर लेते हैं। देखिए, मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों को ये चाहिए कि वो आपस में अपनी ट्रेड को बहाल करें, एक दूसरे को इंटरनेशनली अपने आप को प्रेजेंट करें। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास ही बहुत बड़ा कल्चर का जो क्या आप कह सकते हैं उनके पास ज़ख़ीरा है कि वो एक दूसरे के साथ मिलके यहीं पे ही इंडिया और पाकिस्तान मिलके यहाँ पे एक ट्रेड यूनियन कायम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बात यह कि एक दूसरे की इंटरनेशनली नीचा दिखाने वाली जो बात है ये बिल्कुल गलत है, मैं इसकी मज़ामत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इंडिया ने अब नहीं, इंडिया बड़े अरसे से ये सारे कुछ कर रहा है कि वो पूरी दुनिया से पाकिस्तान को वाइट वॉश करे। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान भी एक पूरी कंट्री है, 22-23 करोड़ लोग यहाँ पे रहते हैं, अदारे हैं, एजेंसीज़ हैं। मेरे ख्याल में इंडिया को इन कोशिशों से बाज रहना चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और के मुल्क के ऊपर। वहीं हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अगर ट्रेड मतलब हमें प्रॉब्लम का सामना तो करना पड़ेगा ना अगर वो हमारे पे ये टोटली बैन कर देते हैं। तो सर ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे आना चाहिए और इंपोर्ट को छोड़कर एक्सपोर्ट करनी चाहिए? हम क्यों दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड करते हैं? ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में जिस लेवल का टैलेंट है हर इंडस्ट्रीज़ में, स्पोर्ट्स में, एग्रीकल्चर में और दूसरी चीज़ों में, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक प्रॉपर एक अदारा ऐसा ही न्यू जनरेशन के साथ कायम करना पड़ेगा जो पूरी दुनिया में अपनी जाके प्रेजेंटेशन दे। जब भी मैं ये सुनता हूँ ना कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है तो मेरी हंसी छूट जाती है। मेरा फिर से वही सवाल होता है कि भाई अगर टैलेंट है तो कहाँ है? टैलेंट है तो आपकी स्पेस एजेंसी सुपारको कहाँ है? टैलेंट है आपके पास तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ है? टैलेंट है आपके पास तो आपके पास अच्छे डॉक्टर्स क्यों नहीं है? बड़े बड़े जो मर्ज हो जाते हैं उनके इलाज के लिए लोगों को भारत क्यों आना पड़ता है? टैलेंट अगर है तो आज तक आप एक लोकोमोटिव क्यों नहीं बना पाए? टैलेंट आपके पास है तो आज तक एक ढंग की कार आप क्यों नहीं बना पाए? कहां है टैलेंट भाई? या तो आप टैलेंट को पहचान कर उन्हें निखार नहीं पा रहे, या फिर आप जो टैलेंट है भी उन्हें आप अच्छे तरह से प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं करा पा रहे। तो भाई ये तो आप ही की गलती है ना यार। टैलेंट है तो टैलेंट दिखना चाहिए और वो टैलेंट पाकिस्तान में नहीं दिख रहा, तो कहीं ना कहीं तो गलती है।
देखिए दुनिया भर में लोगों की एक्सपो सेंटर या इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पे लोग अपनी प्रेजेंटेशन करवाते हैं, और पाकिस्तान को भी एक अहम तरीन अदारा बनाकर तो उसको प्रेजेंट करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ महफूज है, अकलियत महफूज है, सब कुछ महफूज है। जहाँ तक बैन करने का तल्लुक है तो वो ममालिक जो हैं यूरोपियन ममालिक वो खुद भी इंसाफ पसंद नहीं है। सर मैंने ऐसे जो मैंने सर्वे किया है, मतलब काफ़ी हिंदू कम्युनिटी का भी किया, उनका इंडिया जाना हुआ, तो उन्होंने ये आगे से उनका स्टेटमेंट ये थी, मुझे सर्वे में उन्होंने ये बताया इंडिया में मुसलमानों को पूरे राइट्स दिए जाते हैं। सर आप इस पर क्या कहेंगे? वो तो देख रहे हैं हम, गाय के नाम से कत्ल किया जाता है मुसलमानों को, और वो गाय को अगर कोई ज़िबा कर दे तब भी उसको जो है वो मार दिया जाता है। वो तो हम देख रहे हैं जिस तरह मुसलमानों को मिलाक जो है वो जलाए जा रहे हैं, उनके घर बार छीने जा रहे हैं, वो तो सारी दुनिया देख रही है। मगर यूरोपीय यूनियन की जहाँ तक बात है, उन्होंने आपको याद होगा क्या, उन्होंने वो FATF में पाकिस्तान का नाम डाल दिया। क्या सही कहा आपने, सारी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान इस पर प्रोपेगेंडा करता है। भारत के मुसलमान ही आपकी ऐसी बैंड बजाते हैं ना, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस है, जाकर देखिए कैसे भारत के मुसलमान आपकी बैंड बजा रहे हैं, क्योंकि यहां के लोगों को पता है कि आप झूठी बातें करते हो। 140 करोड़ का मुल्क है जनाब। लड़ाई झगड़े तो आम परिवारों में हो जाते हैं, जहां पे 5 आदमी रहते हैं, 2 भाई रहते हैं। ये तो 140 करोड़ का मामला है, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो चलते रहेंगे। लेकिन वाकई में अल्पसंख्यकों के साथ कौन अच्छा कर रहा है, ये जरा खुद कभी ध्यान से बैठ के सोचो कि आपके यहाँ जो हजारों मंदिर थे वो अब कुछ चंद 40-50 मंदिरों में क्यों बच गए हैं, और क्यों जब कभी सैकड़ों की संख्या में यहां पे मस्जिदें हुआ करती थी आज वो लाखों क्रॉस कर गई हैं। फर्क है बॉस, भारत में और पाकिस्तान में यही फर्क है। आप अपने संविधान को जाकर पढ़ो, जिसमें यह कहा गया है कि नॉन मुस्लिम कोई भी PM और राष्ट्रपति नहीं बन सकता। क्या आप बनने दोगे? क्या आप अपना संविधान बदलोगे? भारत के संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत के संविधान में सबको बराबर का हक है। भारत में रहने वाला हर एक शख्स जो भी है, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, कहीं से भी हो, कुछ भी हो, वो भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग का अध्यक्ष, जो मन करे वो बन सकता है चैलेंज? लो चैलेंज भाई, पाकिस्तान में बता दो, करके दिखाओ कि ऐसा है कि नहीं है। तो सबसे पहली बराबरी तो आपके आईन से ही खत्म कर दी गई है बॉस, और अकलियत की बात करते हो आप। शर्म कर लो बड़ो महाराज। इंडिया का नहीं डालना चाहिए था, उसके ऊपर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए थी। अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ये जो ममालिक है, इन कब तक ऐसा चलता रहेगा? वो हमें दहशतगर्द कहते हैं, हम उनको कहते हैं, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? ये अच्छा, सारी दुनिया गलत है जी, पाकिस्तान सच्चा है। सारी दुनिया गलत है, सब पाकिस्तान के दुश्मन हैं, क्योंकि पाकिस्तान सच्चा है। बताएं। ऐसे कि ये लोग फितने हैं, तो हम मुसलमानों को चाहिए कि आप तंजीमें बनाएं, आपस में कारोबार करें, तिजारत करें, और ये खुद ब खुद फेल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी ग्वादर जो है, वो कुंजी जो है दुनिया की हमारे पास है। सर हम क्यों नहीं मैन्युफैक्चरिंग की दौड़ में, मतलब खुद अपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग करके इंपोर्ट को छोड़ के एक्सपोर्ट की अरे चचा, ओ चचा सारी दुनिया की कुंजी ग्वादर आपके पास है। अरे कौन से स्कूल से पढ़े हो चचा? कौन से स्कूल से पढ़े हो? अच्छा भाई, इसीलिए मैं पाकिस्तानी रिएक्शंस चैनल्स देखता हूं, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल पर रिएक्ट करता हूं। पता है क्यों? इसीलिए इससे वहां के लोगों की ना मानसिकता पता चलती है। अलग अलग लोग रोज आते हैं, तो उससे आपको एक अंदाजा मिलने लगता है कि वहां की सोच कैसी है, वहां के लोग क्या सोचते हैं, कैसे दुनिया को देखते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, है कि नहीं? बात है, आप इसको कैसे कहेंगे? हम कब तक दूसरी कंट्रीज पर डिपेंड करते रहेंगे? हमारे हुक्मरानों के जो ज़हन है ना, वो अभी तक गुलामाना है। वो खुददारी, खुद इंसारी पे, खुददारी का नवाज शरीफ ने नारा लगाया था, बाद में कटोरा उसने तोड़ के वो कटोरा बड़ा कर लिया था। इमरान खान ने भी कहा था हम कर्जा नहीं लेंगे, उसने भी कटोरा बड़ा कर लिया। बल्कि तमाम के तमाम जो जितने भी बैंक हैं सारे IMF के हवाले कर दिए उन्होंने, पूरा पाकिस्तान IMF के हवाले। मगर निकल जाएंगे हम इसके जुंजल से, क्योंकि हम अल्लाह को मानने, अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले, ये हमारा अकीदा है। और दुनिया का बेहतरीन, दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ देने वाला अगर कोई दुनिया में कोई मज़हब है तो वो इस्लाम है।
पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आपने पाकिस्तानी आवाम की राय तो जानी, इसी के साथ अपनी मेज़बान रिबाहा इमरान को दीजिए इजाज़त, और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो हो गया है ख़त्म। और देखिए, मैं इन्होंने बात की कि सबसे शानदार मज़हब जो है वो इस्लाम है, लेकिन ये बड़ी गलत बात है कि मेरा मज़हब सबसे बेहतर है और तेरा मज़हब अच्छा नहीं है। ये गलत है, समझ रहे हैं आप। और दूसरी बात, ये मैं थोड़ा सा धार्मिक टाइप का हो गया हूं, बाबा टाइप की बातें करूंगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर ऊपर वाला अल्लाह को मानते हो आप, मैं पाकिस्तान के लिए बात कर रहा हूं, तो क्या कभी आपने उससे पूछा है कि भाई 75 साल से हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है हमारे साथ, क्यों हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसी क्या गलती हमसे हो रही है कि आप भी मदद नहीं कर पा रहे हो हमारी? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है? क्यों आपकी इकॉनमी खराब है, क्यों आपके यहां गुर्बत बढ़ रही है, क्यों आपके ऊपर कर्जों का बोझ लदा जा रहा है? आप मानते हो ना कि भाई अल्लाह सब ठीक करेगा, अल्लाह सब ठीक करेगा, तो अल्लाह ठीक क्यों नहीं कर रहा है? 75 साल हो गए, आप और नीचे की तरफ चले गए हो, आपकी दुनिया में छवि खराब हो गई है, पाकिस्तानी नाम सुनते ही लोग आपको अलग दृष्टि से देखने लगते हैं, आपकी इकॉनमी अच्छी नहीं है, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग अच्छी नहीं है, कुछ बनाते नहीं हो, सब कर्जे ले रहे हो। कर्जे पर जिंदगी नहीं चलती। और अल्लाह आपकी मदद क्यों नहीं कर रहा है? आप इस बारे में सोचो। आप अपने मौलवी से पूछो कि भाई हम तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी क्या गलती हो रही है कि भाई अल्लाह हमारी मदद नहीं कर रहा है? और जहां तक मैं जानता हूं, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो अच्छे इंसान होते हैं, जो पाक साफ होते हैं, जो मेहनत करते हैं, जो दूसरों की बुराई नहीं करते, दूसरों के घर नहीं जलाते। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग कहां गलत कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है, जिसकी वजह से ऊपर वाला भी आपकी मदद नहीं कर रहा है। तो उस गलती को ढूंढिए, उस गलती को दूर करिए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भैया देख रहे हो 75 साल से क्या हो रहा है, आगे भी ऐसी ही चीजें होती रहेंगी। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक पर। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि बैन की बात नहीं है, वो डिफेंस डील वाली बात है, डिफेंस हथियार बेचने वाली बात है, क्योंकि इससे अब चाइना से करीबी है, चाइना में चीजें कॉपी हो जाती हैं, चाइना में चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं, तो इस लिहाज से चीजें कहीं गई हैं। और हम भी चाहते हैं यार कि आप ग्रो करो, आप प्रोस्परस बनो, लेकिन आप तो वही कश्मीर राग लेकर बैठे हुए हो। आपको लगता है कि भारत में तो मुसलमानों को काटा जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, यही बात आप लेकर रट लेके बैठे हो। भाई तो इससे चीजें और बिगड़ेंगी, क्योंकि झूठी बातें चीजों को और बिगाड़ती हैं, उसको अच्छा नहीं करती। और आपके साथ यही हो रहा है। आप लोगों को जरा भी आइडिया नहीं है कि यहाँ के मुसलमान कितने खुश हैं, और यहाँ के मुसलमानों के हजारों वीडियो इंटरनेट पर पड़े हैं। आप उन्हें जाइए और देखिए और फिर सोचिए कि क्या वाकई भारत में ऐसा हो रहा है। अगर ऐसा होता, जुल्म हो रहा होता भारत में जो दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता, तो वो कब से देश छोड़कर जा चुके होते, या कह रहे होते कि भैया हमारे ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, हमें कहीं और देश में पहुंचा दो। आपको पता है ना, आपके यहाँ के 7,000 लोगों ने भारत में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया है। वो भारत बिजनेस करने नहीं आना चाहते थे, वो भारत की नागरिकता ले रहे हैं कि भाई हमें भारत में ही रहना है, भाई हम भारत के नागरिक बन जाना चाहते हैं। सोचिए कभी इस बात को लेकर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है बॉस। तो मेरी तो ये उम्मीद है कि भाई गड़बड़ ठीक करिए, गलती पहचानिए, सुधारिए और ठीक रहिए, अच्छा देश बनाइए अपना। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।